नमस्कार। इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग दीक्षित। जल्द ही हमारे देश में राष्ट्रपति पद का चुनाव होना है। राष्ट्रपति यानी देश का सर्वोच्च नागरिक, राष्ट्रपति यानी संसदीय व्यवस्था का अहम हिस्सा, राष्ट्रपति यानी कार्यपालिका का संवैधानिक मुखिया। भले हमारे देश में अमेरिकी राष्ट्रपति प्रणाली ना हो, लेकिन दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में राष्ट्रपति की भूमिका को नज़रअंदाज करना भूल होगी। ऐसे में ये समझना बेहद ज़रूरी है कि हमारे देश में कैसे चुना जाता है राष्ट्रपति, और इसी से जुड़े तमाम पहलुओं को समझने की कोशिश इस विशेष प्रस्तुति में। और इस विशेष प्रस्तुति में जानेंगे कि भारतीय संविधान में क्या है राष्ट्रपति की भूमिका, कैसे होता है राष्ट्रपति पद का चुनाव, संसदीय प्रक्रिया में क्या है राष्ट्रपति का महत्व, क्या रहे हैं अब तक के राष्ट्रपति चुनावों के परिणाम, और क्या है इस बार के चुनाव में वोट का गणित। भारत का संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, लेकिन इसे तैयार करते वक्त ढेरों ऐसे मुद्दे थे जिन पर लंबा विमर्श हुआ। 2 साल 11 महीने और 18 दिन की इस प्रक्रिया में विमर्श का एक महत्वपूर्ण मुद्दा राष्ट्रपति पद भी था। राष्ट्रपति पद की ज़रूरत क्या है, राष्ट्रपति और संसद के बीच कैसा समन्वय होगा, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच अंतर क्या होगा, राष्ट्रपति पद के अधिकार क्या होंगे। ऐसे ढेरों सवाल थे जिनके जवाब खोजे जाने थे, और संविधान पर मोहर लगने से पहले इन तमाम सवालों के जवाब खोज लिए गए। भारत के संविधान को बनाते समय संविधान सभा में इस बात पर काफ़ी चर्चा हुई कि भारतीय लोकतंत्र में किस तरीके की शासन प्रणाली अपनाई जाए, राष्ट्रपति शासन प्रणाली हो या फिर संसदीय शासन प्रणाली। दरअसल 1919 और 1935 के कानूनों के चलते मुल्क को संसदीय व्यवस्था के तहत काम करने की आदत सी हो चुकी थी। ऐसे में राष्ट्रपति प्रणाली में सत्ता के निरंकुश होने की आशंकाएं भी पैदा हो रही थीं। काफ़ी चर्चा के बाद अमेरिका की राष्ट्रपति शासन प्रणाली के मुकाबले ब्रिटेन की संसदीय शासन प्रणाली को ही बेहतर माना गया। वैसे तो भारत में संसदीय व्यवस्था का प्रावधान है, संसद ही सर्वोच्च है, हर कोई संसद के प्रति जवाबदेह है, लेकिन फिर भी भारत में राष्ट्रपति की अहम भूमिका तय की गई है। संविधान राष्ट्रपति पद का प्रावधान करता है। संविधान के मुताबिक केंद्र की शक्तियां राष्ट्रपति को ही हैं, यानी केंद्र सरकार के सारे महत्वपूर्ण काम राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। हालांकि अनुच्छेद 74 में राष्ट्रपति की सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का प्रावधान है। इस लिहाज से कहना गलत नहीं होगा कि भले संवैधानिक प्रधान राष्ट्रपति हों, लेकिन सत्ता की असली ताकत मंत्रिमंडल के पास है। वैसे ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति हर फैसले में मंत्रिमंडल की ही सलाह ले। कुछ अहम फैसले राष्ट्रपति अपने विवेक और परंपरा के आधार पर भी लेता है, फिर चाहे वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात हो या फिर सरकार के लोकसभा में विश्वास खोने पर सरकार के भविष्य को तय करने की बात हो। राष्ट्रपति चाहे तो मंत्रिमंडल को अपनी सलाह पर फिर से विचार करने का सुझाव भी दे सकता है। हमारे मुल्क में संविधान निर्माताओं ने काफ़ी सोच समझकर राष्ट्रपति की भूमिका तय की थी। दुनिया के बाकी कई देशों के मुकाबले हमारे मुल्क में राष्ट्रपति की अलग भूमिका है, और राष्ट्रपति चुनने की प्रक्रिया भी विधानसभा और लोकसभा के चुनावों से काफ़ी अलग है। सबसे पहले समझते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए ज़रूरी शर्तें क्या हैं। कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, बशर्ते वो भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कम से कम 35 साल हो, इसके साथ ही वो लोकसभा का सदस्य चुने जाने की बाकी शर्तें पूरी करता हो। इसके बाद बारी आती है चुनाव की। संविधान के अनुच्छेद 54 के मुताबिक राष्ट्रपति पद के लिए मतदान में संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य और राज्य विधानसभाओं के चुने हुए सदस्य ही वोट डाल सकते हैं, यानी इन सदनों में मनोनीत हुए सदस्यों को राष्ट्रपति चुनने का अधिकार नहीं है। अब बात राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया की। संविधान के अनुच्छेद 55 के मुताबिक राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के तहत एकल संक्रमणीय मतदान के तहत होता है, जिसके लिए हर एक राज्य विधानसभा और संसद सदस्य के मत का मूल्य निकाला जाता है। मूल्य निकालने के फॉर्मूले के मुताबिक
उस राज्य की जनसंख्या में राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्यों की कुल संख्या का भाग दिया जाता है। उसके बाद आए नतीजे में 1000 की गुणा की जाती है। आखिर में निकली संख्या उस राज्य के प्रत्येक चुने हुए विधायक की वोट का मूल्य होता है। इस फॉर्मूले के हिसाब से 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में उत्तर प्रदेश के विधायक का मत मूल्य देश में सबसे ज्यादा 208 था, जबकि सिक्किम के विधायक का मत मूल्य सबसे कम महज 7 था। इस तरह देश की सभी राज्य विधानसभाओं के कुल मत मूल्य तय होने के बाद उसमें संसद के सभी चुने हुए सदस्यों की कुल संख्या का भाग दिया जाता है और वही संख्या हर एक संसद सदस्य के मत का मूल्य तय होती है। 2012 के राष्ट्रपति चुनाव में हर एक संसद सदस्य के मत का मूल्य 708 था। यहाँ ये भी याद दिला दें कि राज्यों की जनगणना का आधार वर्ष 1971 माना गया है। अब बात आती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति की। दरअसल राष्ट्रपति चुनाव के बैलेट पेपर में कोई चुनाव चिन्ह नहीं होता, सिर्फ 2 कॉलम होते हैं। एक कॉलम में उम्मीदवारों के नाम लिखे होते हैं, जबकि दूसरे कॉलम में लिखा होता है अधिमान क्रम चिन्हित करें। हर वोटर राष्ट्रपति चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को अपनी प्राथमिकता के आधार पर नंबर देता है, यानी जिसे वो राष्ट्रपति देखना चाहता है उसे 1 नंबर देता है और बाकियों को प्राथमिकता के हिसाब से 2 या 3 नंबर। इसके बाद तय होता है कोटा यानी जीत के लिए जरूरी वोट। चुनाव लड़ रहे सभी उम्मीदवारों को कुल जितने मान्य वोट मिले होते हैं उसके आधे से 1 ज्यादा ही जीत का कोटा माना जाता है। यानी अगर कुल 10 लाख वोट पड़े हैं तो चुने जाने के लिए जरूरी कोटा होगा 5,01,000 वोट। कोटा तय करने के बाद शुरू होती है काउंटिंग, जिसमें देखा जाता है कि पहली पसंद के आधार पर किसी उम्मीदवार को जरूरी कोटा हासिल हुआ है या नहीं। अगर पहली पसंद के आधार पर किसी उम्मीदवार को जरूरी कोटा नहीं मिलता तो काउंटिंग का दूसरा राउंड शुरू होता है, दूसरी प्राथमिकता के लिहाज से। लेकिन इससे पहले पहली प्राथमिकता में सबसे कम वोट पाने वाले उम्मीदवार को जीत की दौड़ से बाहर कर दिया जाता है। 1969 में हुए राष्ट्रपति चुनाव में कुछ ऐसी ही स्थिति बनी थी। हमारे देश में संसदीय व्यवस्था है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की यही सर्वोच्च संस्था कानून बनाती है, नीतियों में सुधार करती है, जन समस्याओं के समाधान खोजती है। ऐसे में समझना बेहद ज़रूरी है कि इस संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति की क्या भूमिका है। आखिर क्यों राष्ट्रपति को भारतीय संसद का अभिन्न अंग माना जाता है? आखिर क्यों राष्ट्रपति के बिना संसदीय व्यवस्था की कल्पना करना बेमानी माना जाता है? भारतीय संविधान के मुताबिक भारत का राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग होता है, तब भी जबकि वो संसद के दोनों सदन यानी लोकसभा और राज्यसभा में से किसी का भी सदस्य नहीं होता। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सत्र में शिरकत तक नहीं कर सकता, ना ही किसी भी सदन में बैठ सकता है। यदि संसद के दोनों सदनों या राज्य विधायिका का कोई सदस्य राष्ट्रपति चुन भी लिया गया तो विधायिका के सदस्य के तौर पर उसकी सदस्यता तत्काल खत्म हो जाती है। ऐसे कई प्रावधानों के बीच भी संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति की ढेरों महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां हैं। संविधान के मुताबिक देश में हर एक लोकसभा चुनाव के बाद राष्ट्रपति ही संसद के पहले सत्र को संबोधित करता है। इसी तरह हर साल के पहले सत्र यानी बजट सत्र की शुरुआत भी राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही होती है और ये दोनों संबोधन होते हैं संसद के केंद्रीय कक्ष में। सबको साथ, सबको विकास। संसद में पारित होने वाला हर एक विधेयक कानून की शक्ल में तभी आता है जबकि राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर कर दे। किसी विधेयक पर कोई सवाल या आपत्ति होने पर राष्ट्रपति उस विधेयक को वापस सरकार को भेज सकता है, चाहे तो विधेयक को रोक भी सकता है। इसी तरह अगर सत्र ना चल रहा हो और सरकार को कोई ज़रूरी फैसला लेना हो तो सरकार अध्यादेश ला सकती है, लेकिन संसदीय व्यवस्था में वो अध्यादेश तभी मान्य होगा जबकि राष्ट्रपति उस पर अपनी मंजूरी दे। किसी विधेयक पर संसद के दोनों सदनों में मतभेद हो या किसी एक सदन में विधेयक लटका हो तो सरकार दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकती है। इसका फैसला भी राष्ट्रपति को ही लेना होता है। राष्ट्रपति ही सुनिश्चित करता है कि संसद में बजट पेश हो। बजट पेश कराने के साथ साथ कैग रिपोर्ट, वित्त आयोग की सिफारिशें, संघ लोक सेवा आयोग,
पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग की रिपोर्ट भी संसद में पेश करवाना राष्ट्रपति के अहम कर्तव्य माने जाते हैं। सरकार की सिफारिशों पर राज्यसभा के लिए 12 और लोकसभा के लिए 2 सदस्यों को चुनने का काम भी राष्ट्रपति ही करता है। संसद में पारित विधेयक कानून ही तब बन पाता है जबकि राष्ट्रपति की उस पर मोहर लगे। ऐसे में दुनिया की इस सबसे बड़ी संसदीय व्यवस्था में राष्ट्रपति पद की भूमिका साफ नजर आती है। कहना गलत नहीं होगा कि बीते 6 दशकों की भारत की इस विकास गाथा में राष्ट्रपतियों की अहम भूमिका रही है। ऐसे में समझना जरूरी है कि इन बीते 6 दशकों में कैसा रहा पूर्व राष्ट्रपतियों का सफर। देश के पहले राष्ट्रपति बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आज़ादी की लड़ाई के साथ साथ संसदीय व्यवस्था में भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अहम योगदान रहा था। साल 1952 में राष्ट्रपति पद के पहले चुनाव में कुल 5 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। कुल 6,05,000 से ज़्यादा वोट पड़े, जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिले 5,07,400 वोट, जबकि दूसरे नंबर पर रहे केटी शाह को करीब 92,000 वोट मिल सके। 1957 में हुए दूसरे राष्ट्रपति चुनाव में कुल 3 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 4,60,000 के आसपास वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे नागेंद्र नारायण दास को केवल 2,000 वोट मिल सके। तीसरे चुनाव में देश के दूसरे राष्ट्रपति चुने गए दार्शनिक चिंतक डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, शिक्षा क्षेत्र पर विशेष जोर देने वाले डॉक्टर राधाकृष्णन 13 मई 1962 को देश के राष्ट्रपति चुने गए। 1962 के इस तीसरे चुनाव में भी 3 उम्मीदवार ही मैदान में थे। कुल पड़े 5,62,000 वोट में से डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को 5,53,000 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे चौधरी हरिराम को महज 6,341 वोट। डॉक्टर जाकिर हुसैन को देश का तीसरा राष्ट्रपति चुना गया। 1967 में हुए राष्ट्रपति पद के इस चौथे चुनाव में उम्मीदवारों की संख्या बढ़कर 17 के पार पहुंच गई। कुल 8,38,048 वोट डाले गए, जिनमें विजेता रहे डॉक्टर जाकिर हुसैन को 4,71,244 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे के सुब्बाराव के खाते में रहे 3,63,000 वोट। राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभालने के 2 साल बाद ही जाकिर हुसैन का निधन हो गया। इसके बाद मजदूर नेता वीवी गिरी ने देश के राष्ट्रपति के तौर पर 1969 में जिम्मेदारी संभाली। इस चुनाव में 15 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। 4,01,515 वोट के साथ वीवी गिरी विजेता रहे, जबकि 3,13,548 वोट के साथ नीलम संजीव रेड्डी दूसरे नंबर पर थे। डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद देश के 5वें राष्ट्रपति चुने गए। 24 अगस्त 1974 से शुरू हुआ उनका कार्यकाल 11 फरवरी 1977 को खत्म हुआ। इस चुनाव में उम्मीदवार घटकर केवल 2 रह गए थे। कुल 9,54,783 वोट में से फखरुद्दीन अली अहमद के खाते में 7,65,587 वोट रहे, जबकि त्रिदीप चौधरी को मिले केवल 1,89,000 वोट। नीलम संजीव रेड्डी 25 जुलाई 1977 को छठे राष्ट्रपति के तौर पर निर्विरोध चुने गए। इस चुनाव में कुल 37 लोगों ने पर्चा दाखिल किया था, जिनमें से 36 लोगों का पर्चा खारिज किया गया। 25 जुलाई 1982 को ज्ञानी जैल सिंह देश के 7वें राष्ट्रपति बने और 1987 तक अपना कार्यकाल पूरा किया। 1982 में हुए इस 8वें राष्ट्रपति पद के चुनाव में 10,36,798 वोट डाले गए, जिसमें विजेता रहे ज्ञानी जैल सिंह को 7,54,000 से ज्यादा वोट मिले, जबकि दूसरे उम्मीदवार HR खन्ना को 2,82,000 वोट। साल 1987 में राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभाली R वेंकट रमन ने। इस 9वें चुनाव में 3 उम्मीदवार मैदान में उतरे थे। कुल 10,23,921 वोट डाले गए, जिसमें विजेता R वेंकट रमन को 7,40,148 वोट मिले, जबकि दूसरे नंबर पर रहे VR कृष्णा अय्यर को 2,81,550 वोट हासिल हो सके थे। 1992 में देश के 9वें राष्ट्रपति चुने गए डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। इस 10वें राष्ट्रपति चुनाव में मैदान में 4 उम्मीदवार थे। कुल 10,26,188 वोट डाले गए, जिसमें से विजेता डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा को 6,75,804 वोट मिले। 1997 में देश के 10वें राष्ट्रपति बने KR नारायणन। KR नारायणन को कुल 10,06,000 वोट में से 9,56,000 वोट मिले,
जबकि दूसरे नंबर पर रहे टीएन शेषन को केवल 50,631 वोट ही मिल सके। इसके बाद जाने माने मिसाइल मैन डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने साल 2002 में देश के राष्ट्रपति पद की जिम्मेदारी संभाली। चुनाव में कुल पड़े 10,30,250 वोट में से डॉक्टर कलाम को 9,22,884 वोट मिले, जबकि लक्ष्मी सहगल को मिले थे केवल 1,07,000 वोट। साल 2007 में देश की पहली महिला राष्ट्रपति चुनी गई प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। 2007 में हुए इस चुनाव में कुल पड़े 9,69,000 वोट में से प्रतिभा देवी सिंह पाटिल को 6,38,000 वोट मिले। दूसरे नंबर पर रहे भैरव सिंह शेखावत को 3,31,000 वोट हासिल हुए थे। पच्चीस जुलाई 2012 को प्रणब मुखर्जी ने भारत के 13वें राष्ट्रपति के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। चुनाव में कुल 10,29,750 वोट डाले गए, जिनमें से प्रणब मुखर्जी को मिले 7,13,763 वोट, जबकि पीएस संगमा को मिले 3,15,987 वोट। तो ये था अब तक के राष्ट्रपतियों का सुनहरा सफर, लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं था। हर राष्ट्रपति चुनाव में ढेरों मसले सामने आते रहे हैं, फिर चाहे वो पहला राष्ट्रपति पद का चुनाव हो या किसी उम्मीदवार का निर्विरोध राष्ट्रपति चुना जाना। यकीनन भारतीय राजनीति में राष्ट्रपति पद के इस सफर से जुड़े ढेरों किस्से आज भी दर्ज हैं। राष्ट्रपति चुनाव सिर्फ आंकड़ों भर तक सीमित नहीं रहा है। समय के साथ साथ इनमें तब्दीलियां भी होती रही हैं। मसलन 1952 के पहले राष्ट्रपति चुनाव में संसद सदस्यों के मत का मूल्य था 494, जो 2012 में बढ़कर 708 हो गया। 1967 में हुए चौथे राष्ट्रपति चुनाव में 17 उम्मीदवारों में से 9 उम्मीदवारों को कोई वोट नहीं मिल सका था। इसी तरह 1969 के 5वें राष्ट्रपति चुनाव में भी 15 में से 5 उम्मीदवारों को किसी ने वोट नहीं दिया था। 1977 के चुनाव में कुल 37 उम्मीदवारों में से 36 का नामांकन खारिज कर दिया गया था, जिसके चलते नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध चुने गए। इस बीच पहले 5 चुनावों में एहसास हुआ कि चुनाव जीतने की कोई उम्मीद न होने के बावजूद भी कई उम्मीदवार पर्चा दाखिल कर रहे हैं। इसी तरह कुछ लोग चुनावी प्रक्रिया के खिलाफ गैर जरूरी ढंग से अदालत तक पहुंच रहे थे। ये सब कुछ राष्ट्रपति जैसे सर्वोच्च पद के लिहाज से मानो मजाक जैसा था। लिहाजा 1974 और 1997 में कानून में बदलाव किए गए। नए संशोधनों के मुताबिक प्रस्तावकों और समर्थकों की संख्या बढ़ाकर 50-50 कर दी गई। 1974 तक ये संख्या महज 10-10 तक सीमित थी। इसी तरह जमानत राशि को बढ़ाकर 15,000 रुपये कर दिया गया। 1974 तक ये रकम महज 2,500 रुपये थी। अब प्रस्तावक या समर्थन एक से ज्यादा नामांकन पत्र पर हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते थे। तो कुल मिलाकर अब तक के राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों को तो हम जान चुके हैं, साथ ही ये भी कि समय के साथ साथ राष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया में किस तरीके के बदलाव किए गए। लेकिन समझना ये भी ज़रूरी है कि इस साल होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में कुल कितने वोट हैं, एनडीए, यूपीए और बाकी दलों के पास कुल कितने कितने वोट हैं और उसके आधार पर किस तरीके के नतीजे की उम्मीद की जानी चाहिए। आइए देखते हैं। देश भर में इस वक्त 4,120 विधानसभा सीटें हैं। इनमें से सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, जबकि सबसे कम पुदुचेरी में। चुने हुए विधायकों के मतमूल्य के हिसाब से समझें तो सबसे ज़्यादा मतमूल्य उत्तर प्रदेश के ही विधायकों का है, जबकि सबसे कम सिक्किम के विधायक का। गठबंधन के हिसाब से समझें तो 4,120 में से 1,779 विधायक एनडीए के हैं, 1,155 विधायक यूपीए के हैं, जबकि 1,185 विधायक बाकी दलों के हैं। मतमूल्य के हिसाब से समझें तो कुल 5,49,474 मतमूल्य में से 2,41,654 मतमूल्य एनडीए विधायकों का है, 1,47,035 मतमूल्य यूपीए विधायकों का है, जबकि 1,60,609 मतमूल्य बाकी दलों के विधायकों का है। इसी तरह संसद के चुनावी गणित को समझना भी ज़रूरी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 413 एनडीए के चुने हुए सांसद हैं,
दोनों सदनों में यूपीए के चुने हुए सांसदों की संख्या है 152, जबकि 210 सांसद बाकी दलों के हैं। मत मूल्य के हिसाब से समझें तो संसद सदस्यों के 5,48,700 मत मूल्य में से एनडीए सांसदों का मत मूल्य है 2,92,404। यूपीए के सांसदों का मत मूल्य है 1,07,616, जबकि बाकी दलों के सांसदों का मत मूल्य है 1,46,680। हालांकि अनंतनाग लोकसभा सीट और तमिलनाडु की एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना अभी बाकी है। कुल मिलाकर राष्ट्रपति चुनाव के कुल मत मूल्य पर नजर डालें तो कुल 10,97,998 मत मूल्यों में से एनडीए के पास 5,34,058, यूपीए के पास 2,54,651 मत मूल्य, जबकि बाकी दलों के पास 3,09,289 मत मूल्य मौजूद हैं। जीत के लिए जरूरी 5,49,000 के जादुई आंकड़े के हिसाब से समझें तो एनडीए को 14,942 मत मूल्य की जरूरत है, यूपीए को 2,49,349 मत मूल्य की, जबकि बाकी दलों को 2,39,711 मत मूल्यों की। तो आंकड़ों से साफ है कि अगले राष्ट्रपति पद के चुनाव में भाजपा या कहें एनडीए जीत के बेहद करीब है, लेकिन राजनीति में सब कुछ मुमकिन है। बहरहाल नतीजे कुछ भी हों, हमें उम्मीद है कि देश का अगला सर्वोच्च नागरिक भी देश के स्वाभिमान को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, नए कीर्तिमान स्थापित करेगा, अगली पीढ़ी के लिए आदर्श स्थापित करेगा। इसी उम्मीद के साथ इस विशेष प्रस्तुति में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको कार्यक्रम पसंद आया होगा। बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।